हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा करेंगे। क्योंकि आपने कल जो पिछले अध्याय में 1950 से लेकर 1990 के मध्य तक जो आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए थे उनके बारे में आपने चर्चा की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप 1991 के बाद और अब तक जो कदम उठाए गए हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को एलपीजी अप्रोच प्रदान करने के संदर्भ में, तो उनके बारे में इस अध्याय के तहत हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा। देखिए, मुझे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के डेली कमेंट मिल रहे हैं कि सर आप हिस्ट्री की जो वीडियो है यानी 11th-12th एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो कब कवर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी हिस्ट्री जो है आपकी कवर करवा चुका हूँ और यहाँ पर जो है मैं ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली जो बुक्स थी वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है उसमें ज़्यादा कंटेंट अच्छा नहीं है, जो कि यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी कम है। इसलिए जो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली किताब है वो लोग नहीं पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले अभ्यर्थी खास करके उसे प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं ओल्ड एनसीईआरटी जो हिस्ट्री वाली किताबें थी जिसमें आपकी प्राचीन भारत का इतिहास राम शरण शर्मा जी की किताब थी, ये कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन में सतीश चंद्रा जी की किताब थी, ये भी कवर हो चुकी है। ठीक है, और आपकी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, ये बिपिन चंद्रा जी की किताब से मैं कवर करवा चुका हूँ। ये तीनों राइटर हैं, तीनों राइटर। ठीक है, तो ये तीनों राइटर आपके ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री वाले राइटर हैं। ठीक है, और इनकी ही किताबें जो है आपकी वर्तमान में आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनमें इन्हीं की किताबें जो है ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो आज भी अभ्यर्थी जो है यही किताबों से पढ़ते हैं। तो मैंने आपकी ये किताबें ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर ये तीनों राइटरों की जो है संबंधित नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप बार बार कमेंट करके मुझे ये ना कहेंगे सर हिस्ट्री 11th-12th की कब कवर करवाएंगे, मैं वो कवर नहीं कर पाऊंगा। रही बात क्लास 10th की हिस्ट्री की, तो क्लास 10th की हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्सन है, वो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलते ही मैं वो ले आऊँगा वीडियो। ठीक है, तो आप बार बार मुझे हिस्ट्री 11th-12th न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए फोर्स ना करें। मैंने आपको एक जवाब दे दिया है और क्योंकि मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ नोट्स और सबसे अच्छे नोट्स भी बने हुए हैं ये, तो मैं इसके अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका समय व्यर्थ नहीं करना है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। हमारा जो अध्याय है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमने हमारी देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद आप सभी को पता है हमारी हालत कहाँ थी 1947 में। उसके बाद हमने जो कदम उठाए वो कदम कहीं ना कहीं हमने वर्तमान में अपने जो देश की आधारशिला को बचाने के लिए, अपनी देश को बचाने के लिए वो कदम कहीं ना कहीं सही थे। लेकिन कहते हैं कि समय की मांग के अकॉर्डिंग हर चीज़ परिवर्तित होती है। इन शुरुआत में हमने ये कदम उठाए थे कि भाई हम विदेशियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, यानी विदेशी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में नहीं आने देंगे, ताकि हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं वो संरक्षित रह सकें, कहीं ना कहीं घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा मिल सके। तो इसके लिए हमने तमाम प्रतिबंध थोप दिए। उन प्रतिबंधों का प्रभाव ये तो हुआ कि हमारे जो घरेलू उत्पादक थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फल फूल पाए, जो है अपना सुदृढ़ता अपनी हासिल कर पाए। लेकिन उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कहीं हम विश्व अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं बिल्कुल कट गए। विश्व अर्थव्यवस्था से कटने का मतलब ये था क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो थे वो कहीं विदेशों में नहीं जा रहे थे, यानी कि हमारे प्रोडक्टों की डिमांड कहीं विदेशों में थी नहीं। दूसरी बात ये थी कि जब हमें अपने यहाँ की मार्केट को कवर करना है और हमारी किसी विदेशी प्रोडक्ट से स्पर्धा नहीं थी, तो हमने अपने प्रोडक्ट को सुधार नहीं किया। यानी उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए वो परिवर्तन करना भी उचित नहीं समझा, यानी हम डर्रे पे चले आ रहे थे। तो एक जरूरी ये हो गया था कि अब वर्तमान समय के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग उसे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये था कि हमें अपने विदेशी जो मार्केट है, विदेशी मार्केट के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, विदेशियों के दरवाजे अपने यहाँ देश में खोलने पड़ेंगे, ताकि विदेशी प्रोडक्ट हमारे देश में आए और हम भी उस प्रोडक्ट को देखकर उससे प्रतिस्पर्धा कर सकें, ताकि हमारी वर्तमान में जो कंपनियां हैं वो भी सुदृढ़ हो पाएं। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और थी कि हम लोग जब विदेशी मार्केट में नहीं जा रहे थे या विदेशी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं भेज रहे थे, उसका हमें ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये उठाना पड़ा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर विदेशों से हम व्यापार करते, विदेशों से हम अपना प्रोडक्ट खपाते, तभी तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का जमाव होता। लेकिन ऐसा ना होने के कारण हमारे पास विदेशी भंडार नहीं था। ठीक है, अब एक स्थिति हमारे देश में ऐसी आई 1990 के समय। तो 1990 के समय हमें अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व है वो ही नहीं बचा था, मतलब वो 15 दिनों का रिजर्व भी नहीं बचा था। एक ऐसी इतनी विकराल कंडीशन हमारे यहाँ क्रिएट हुई कि हमें अपनी जो जरूरतें पूरी करने के लिए क्रूड ऑयल जो चाहिए होता है, ठीक है, उसका भुगतान करने के लिए हमारे देश के पास, हमारे जो है मुद्रा बैंक में, हमारी रिजर्व बैंक में उतना पैसा भी नहीं था कि भाई उन्हें उसका भुगतान किया जा सके। तो ऐसे में हमने जो है
अपनी जो पिछली नीतियां थी, अपनी जिन पिछली नीतियों की वजह से हमारे यहाँ ऐसा संकट गहराया था, उन नीतियों को चेंज करने की दिशा में हमने आगे बढ़े। ठीक है, और उसी दौरान हम जो है IMF के पास गए, भाई कर्ज के लिए गुहार लगाई हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन हमारे ऊपर कुछ शर्तें थोप दी। ठीक है, और उन शर्तों को मानने पर ही हमें जो है लोन हमें दिया गया। ठीक है, और फिर हमने उन शर्तों के अकॉर्डिंग अपने यहाँ जो है LPG अप्रोच, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो अप्रोच को हमने अपने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, और सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। ठीक है, इसी में लिख लेना सब पॉइंट। इन कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। ठीक है, ये यहाँ पर आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हुआ क्या है ये आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई प्रशासन चलाने के लिए और या फिर विभिन्न नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है, सरकार जो है वो करों के माध्यम से और जो पब्लिक सेक्टर है इनके माध्यम से फंड जुटाती है। ठीक है, अब चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय तक इतनी विशाल या जो है नहीं थी जो हम इतना ज़्यादा कर टैक्स वगैरह वसूल कर पाते या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर वगैरह से हम ज़्यादा फंड उगा पाते, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि हमारे जो सार्वजनिक उद्यम थे वो सरकार के अंडर में थे और सरकार के अंडर में होने की वजह से वो लगातार घाटे में जा रहे थे, यानी वो फायदे में नहीं जा रहे थे। ठीक है, मैंने आपको स्थिति बताई भी दी रसिया का, कल हमने कहानी भी रसिया की सुनाई थी। रसिया में क्या था, समाजवाद की अवधारणा थी। जो समाजवाद की अवधारणा में क्या किया था उन्होंने कि सारे खेत बागान वगैरह थे अपने अंडर में ले लिए थे और सरकार के निर्देश के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्रोडक्शन करना होता था। तो किसानों की एक मेंटलिटी ये बन गई थी, तो किसान उसे अपना समझ के नहीं करते थे। उन्हें ये लगता था भाई ये क्या है, सरकार का ही तो है, खराब हुआ सरकार का होगा, घाटा हुआ सरकार का होगा, हमें तो खाने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही सार्वजनिक उद्यम में हुआ। सार्वजनिक उद्यम में कुछ सरकारी कर्मचारी थे, कुछ सरकारी अमला था, इसने इसे डुबोने में पूरी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सार्वजनिक उद्यम वगैरह जो थे वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक गति जो है मंद हो गई। ठीक है, ऐसे में हमारे यहाँ जो है वित्तीय संकट ये गहरा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। ठीक है, और इसी में सब पॉइंट लिख लेना, जब हमारे यहाँ जब व्यय जो है वो आय से अधिक हो, यानी कि हम कमा इतना नहीं रहे हैं और उससे ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, तो सरकारी बैंकों, जन सामान्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को ये बाध्य हो जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जब हम फंडिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपनी आय सृजित नहीं कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ व्यय बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसे में बाहरी लोगों के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। वो बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं विदेशों से, बहुत सारी चीज़ें जो खरीदनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें उत्पादित सृजित हो जाती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें उसको विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो उनके लिए हमें भुगतान जो होता है वो डॉलरों में करना पड़ता है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा के अकॉर्डिंग डॉलरों में भुगतान होता है वो, तो डॉलरों में भुगतान करने के लिए डॉलर में भुगतान हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डॉलर का रिजर्व होगा। डॉलर का रिजर्व हमारे पास कब होगा, जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे। अब चूंकि हमने विदेशों से व्यापार के रास्ते तो पहले ही बंद कर रखे हैं, अपने प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए, अपने भारतीय जो उद्योगपति हैं उनको बचाने के लिए हमने पहले बंद कर रखे हैं, तो ऐसे में विदेशी मुद्रा का अर्जन तो संभव ही नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे में विदेशी मुद्रा तो हमें कहाँ मिल पाएगी। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी सरकार को अपनी जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, सरकार को अपना ये सब चलाने के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए सरकार को पैसे की जरूरत थी। तो सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने उस स्थिति में भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, ठीक है, और जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना आप, थर्ड पॉइंट, यानी हमारे यहाँ जब वित्तीय संकट ये गहरा आया तो हमने इनका दरवाजे खटखटाया, यानी कि हमने IBRD, ठीक है, यानी कि जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इनका हमने दरवाजा खटखटाया। इनसे हमें जो है देश को $7 बिलियन का ऋण तो हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन थोप दी हमारे ऊपर। इन्होंने कंडीशन यही थोप दी कि आप लोग अब वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था के दौर में अपने यहाँ जो आपने इतनी प्रतिबंधकारी नीतियां बनाई हैं उन्हें आपको बदलना पड़ेगा, ताकि जो आपके यहाँ दरवाजे हैं, आपके यहाँ के जो व्यवसाय यानी कि आपके यहाँ के जो उत्पादों के दरवाजे हैं, ठीक है, यानी कि आपके यहाँ व्यवसाय करने के दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुल सकें। ठीक है, यानी विदेशी कंपनियों के भी खुल सकें। यानी हम आपको पैसा दे रहे हैं, कर्ज पर पैसा दे रहे हैं, तो हमारी तो कुछ अपेक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी। ठीक है, तो आपको वो सब माननी पड़ेंगी। तो सरकार के सामने मजबूरी थी, सरकार के सामने चूंकि रिजर्व इतना था नहीं कि हम 15 दिन के लिए कहीं से कुछ खरीद सकते थे, तो ऐसे में हमने इनकी ये नीतियाँ, और सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर कुछ हमारे साथ शर्तें भी लगाई। ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट में, जैसे सरकार जो है उदारीकरण करेगी, ठीक है, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी,
और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। ठीक है, यानी ये उन्होंने कुछ शर्तें भी थोपी। तो भारत उस समय भारत के पास स्थिति ऐसी थी भी नहीं कि इनका विरोध कर पाते, तो हमने वो सारी शर्तें मान ली। ठीक है, ये भारत और अन्य देशों के बीच तो सारे प्रतिबंध लगे जो हटाए जाएंगे, यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर। ठीक है, तो भारत ने ये सब शर्तें जो थी इनकी, ये वाली शर्तें जो थी वो मान ली। तो थर्ड के आपने दोनों सब पॉइंट लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिख लेना कि भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, अब देखिए हमने जो नई नीति बनाई थी, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यानी कि हमने इसका उद्देश्य क्या था, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये था कि स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण का निर्माण होना। क्योंकि पहले तो हम बचते रहे थे, हम तो ये बचते रहे थे कि भाई अगर हम विदेशी मार्केट से टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्लॉप हो जाएंगे, हमें वहाँ तो नीचा दिखना पड़ेगा या फिर हमारा प्रोडक्ट पिट के आएगा। ठीक है, हम पहले ये बात जानते थे, लेकिन अब समय की मांग बदल रही थी। समय की मांग ये कहती थी कि भाई कंपटीशन जब तक नहीं होगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने बेटर हैं। ठीक है, तो फिर अब स्पर्धापूर्ण व्यवसाय की जरूरत थी, तो ऐसे में हमें ये नीति अपनानी पड़ी। ठीक है, तो इसी में 5वां पॉइंट लिख लेना कि इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। यानी कि जो ये नीतियां घोषित हुई, चौथे का सब पॉइंट करके लिख लेना, इनका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पर्धापूर्ण वातावरण क्रिएट करना है ताकि हमारे जो उत्पाद हैं वो बेहतर बन सकें। ठीक है, यानी जब प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये फीचर्स हैं हमारे उत्पाद में, सामने वाले में ये फीचर्स हैं, हमें और ये इतने फीचर्स इसमें अगर और डाल देंगे तो हमारा उत्पाद इससे बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी, यानी दो तरह के हमने यहाँ पर उपाय किए, यानी दो नीतियाँ जो हमने क्रिएट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो समूह में विभक्त कर लिया। ठीक है, यानी हमने जो सुधार किए उन्हें दो समूहों में जो विभक्त करके किए। कौन कौन से समूह थे? ठीक है, इनमें एक समूह था स्थायित्वकारी उपाय, ठीक है, और दूसरा था संरचनात्मक उपाय। तो यहाँ पर आप 5वां पॉइंट लिख लेना कि इन नीतियों को हमने दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, यानी इन नीतियों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहले हैं यहाँ पर 5वें का पहला सब पॉइंट है स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, और इनका उद्देश्य जो होता है भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना होता है और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। यानी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रा में फ्लक्चुएशन जो देखने की स्थिति देखने को मिल रही है उसको नियंत्रित करना था। देखिए मुद्रास्फीति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं हम कि अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो सालाना कमाई है 10,000 रुपये है। ठीक है, सालाना कमाई व्यक्ति की है 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये में से यानी कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं यहाँ पे, अभी आप ये मत करें एक्चुअल उठा के चलिए, एक अनुमान हमने 10,000 रुपये सालाना कमाई है। अब ऐसे में व्यक्ति जो है उसका खाने में पूरी साल में 5,000 रुपये खाने पे व्यय हो जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का खाना खर्चे में 5,000 रुपये व्यय हो जाता है साल 2019 में। अब सन 2020 में पहुंचते हैं हम लोग। सन 2020 में भी उसकी कमाई यही रहती है, सन 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होता है, जो खाने खर्चे पे वो पिछली साल 5,000 रुपये खर्च कर रहा होता है, इस साल उसे 9,000 रुपये खर्च करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है 5,000 से 9,000 वाली, और यहाँ पर उसकी आय तो बढ़ नहीं रही है बल्कि उसका व्यय बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आय तो हमारी उतनी ही रही, आय तो हमारी सन 2019 में भी 10,000 रुपये थी और सन 2020 में भी 10,000 रुपये है, लेकिन हमारा जो व्यय बढ़ गया। ठीक है, यानी हमारा जो व्यय जो बढ़ गया है वो मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ा है। तो इस स्थिति को हमने मुद्रास्फीति नाम दिया है। ठीक है, यानी ये जो कंडीशन है मुद्रास्फीति वाली है। ऐसे में लोगों की जेब पर बहुत भारी खर्च पड़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति वाली कंडीशन में यानी लोगों की आय तो नहीं बढ़ी है लेकिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यानी पाकिस्तान में लोगों की आय नहीं बढ़ी लेकिन वहाँ आप देख रहे होंगे कि आटा 50-50 रुपये किलो आटा बिक रहा है। ठीक है, सब्जियां टमाटर 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं, तो वह मुद्रास्फीति वाली कंडीशन है। ठीक है, तो वो ये चीज़ जो थी हमें रोकनी थी, यानी हमारे यहाँ जो चीज़ हो रही थी, लोगों की आय तो बढ़ नहीं पा रही लेकिन हमारे यहाँ उनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसको मुद्रास्फीति के जरिए हमें रोकना था, नहीं मुद्रास्फीति को रोकना था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई, यानी कि यहाँ पर वही है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5वें का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया। अब हमारा सेकंड सब पॉइंट है 5वें का, दूसरे उपाय जो थे वो संरचनात्मक सुधार थे। संरचनात्मक सुधार जो थे वो दीर्घकालिक उपाय थे। ठीक है, और इनका उद्देश्य जो था वो हमारी अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना था। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितताएं इनको दूर करना था और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए इसको संवर्धित करना था। ठीक है, तो इसके तहत हमारे यहाँ 3 उपवर्ग बनाए गए। कौन कौन से? ठीक है, इनके 3 उपवर्ग कौन कौन से बनाए गए हमने, यानी कि इनको सुधारने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा को हमने कॉपी किया। यानी कॉपी से मतलब हमने ये अवधारणा हम लेकर आए। ठीक है, तो इस संरचनात्मक उपायों के जरिए लाई गई अवधारणा ये वाली आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उदारीकरण का। देखिए उदारीकरण, ठीक है, यानी उदार होना, लिबरलाइजेशन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए
पिछली बार हमने देखा था कि 1950 से लेकर 90 तक हमने जो नीतियां बनाई वो उदार तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा परमिट, लाइसेंस वगैरह, सरकार की सख्ती वगैरह ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, किस हद तक सरकार की सख्ती थी, किस हद तक सरकार का हस्तक्षेप था, नियंत्रण था। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें सरकार जो है बिना हस्तक्षेप के भी प्राइवेट सेक्टर से करवा सकती थी। जैसे हमने टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, एक ब्रेड कंपनी का एग्जाम देखा, यानी कि इवन एक ब्रेड कंपनी तक सरकार चला रही थी। ब्रेड कंपनी तो प्राइवेट फर्म भी चला सकती है। ठीक है, तो सरकार का हस्तक्षेप उस समय बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसे में जो प्राइवेट जो थे यानी कि जो निजी जो क्षेत्र वाले जो थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कतराते थे, वो सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते थे। ठीक है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब क्या था, यानी कि यहाँ पर अब लिखा गया है उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को, यानी कि हाँ ये लिखा है यहाँ पर कि नियम कानून जो थे हमारे यहाँ वो समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। तो उदारीकरण ने क्या किया कि इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। ठीक है, यानी उदारीकरण ने क्या किया कि हमारे यहाँ जो नियम कानून बनाए गए थे जटिल जटिल, जिनके जरिए हमारे यहाँ उत्पादों को, हमारे यहाँ फर्मों को संरक्षित करने के उपाय किए गए थे, अब उदारीकरण ने ये किया कि भाई इन कानूनों में प्रतिबंध हटाइए और हमारे यहाँ जो आपके प्राइवेटलाइजेशन में आप जो देख रहे हैं आप कि जहाँ पर आप देखते हैं कि लाइसेंस वाली प्रणाली है उसको खत्म कीजिए और लाइसेंस कुछ चुनिंदा चीज़ों का लाइसेंस रखिए, बाद बाकी चीज़ें लाइसेंस से मुक्त करिए। ठीक है, उदारीकरण ने इस बात की वकालत की। तो उदारीकरण में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना पहला पॉइंट, उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण प्रतिबंधों को दूर कर, यानी कि यहाँ लिख लेना आप, यानी कि उदारीकरण आर्थिक नीतियों में प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। ठीक है, पहला पॉइंट ऐसे करके लिख लेना। अब इसी में लिख लेना, इसी में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ क्षेत्रों में सुधारों की समीक्षा भी की। जैसे यहाँ पे लिखा है ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार। ठीक है, जिन पर 1991 के तथा 1991 के बाद विशेष ध्यान दिया गया। तो इनमें हमने कुछ इन पर यानी कि हमने फोकस भी किया 1991 की नीति, यानी कि हमने 1980 में भी एक नीति बनाई थी, औद्योगिक निर्यात नीति बनाई थी, आयात निर्यात नीति बनाई थी 1980 में। लेकिन 1991 की जो नीति बनी वो इससे कहीं ज़्यादा व्यापक थी, यानी इसमें कुछ नियम वगैरह जो थे, इनमें जो गाइडलाइंस वगैरह थी वो इससे ज़्यादा 1980 वाली से कहीं ज़्यादा व्यापक थी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए ये सब बातें छोड़ दीजिए, लिखने से इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है, यानी कि उदारीकरण वाली नीति में कि आपको औद्योगिक क्षेत्र पर विकास जो है यहाँ पे करना है, ध्यान देना है, वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान देना है, जो कर सुधार प्रणाली उस पर ध्यान देना है, विदेशी विनिमय बाजार पर ध्यान देना है, और जो बाजार में विदेशी इन्वेस्टमेंट होना है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इन सब पर उदारीकरण के तहत ही इनमें ध्यान दिया गया। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, लिखना नहीं है, आपने उदारीकरण क्या होता है वो जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षेत्र की जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको कैसे विनियमित किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि कैसे हमें विनियमन करना था उसका। देखिए यहाँ पर पहले क्या था कि पहले हर उद्योग के लिए सरकार का हस्तक्षेप था, या छोटे से लेकर बड़ा तक हर उद्योग के लिए सरकार का हस्तक्षेप था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि और तमाम ऐसे उद्योग थे जिनमें छोटे छोटे उद्यमियों का प्रवेश तो बिल्कुल बंद ही था, निषेध था। ठीक है, और ऐसे में क्या था आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर, यानी हमने पिछली वाली जो नीतियाँ थी 1950 से लेकर 1990 के बीच की नीतियाँ थी उनमें ये फिक्स कर रखा था कि भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़ी फर्म जो है यही उत्पाद बनाएगी और छोटी फर्म जो है यही उत्पाद बनाएगी। यानी हमने सब डिवाइड कर रखा था, यानी कि अगर आपको अपने यहाँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, हर बात की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है यहाँ पर, बार बार जो परमिशन वाली कंडीशन जो क्रिएट हुई उसे सवाल ये उठता है कि भाई उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। जब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तो ऐसे में जो फर्म्स वगैरह थी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे और मजबूत करने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में जो गवर्नमेंट की संस्थाएं थी वो भी ठप पड़ने लगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया 1991 के बाद से, इसमें अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। ठीक है, इसमें लिख लेना कि 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने, ठीक है, अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें सब पॉइंट लिख लेना, अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी जो उद्योग थे वो लाइसेंसिंग व्यवस्था को उनमें समाप्त कर दिया गया। यानी इन 6 चीज़ों में हमने 6 क्षेत्रों में लाइसेंस प्रणाली रखी, बाद बाकी में सब में समाप्त कर दी। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर कुछ बातें और कही गई हैं। इसके अलावा बातें ये कही गई हैं, केवल कुछ प्रतिरक्षा उपकरण जो थे, ठीक है, जैसे परमाणु ऊर्जा वगैरह है, ठीक है, रेल परिवहन वगैरह है, वो सरकार ने अपने अंडर में रखे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि अब सार्वजनिक क्षेत्र
ठीक है। और प्रत्यक्ष उपकर के लिए कुछ अंश परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही सरकार के अंश में बचे या सरकार के हिस्से में बचे, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये लिख लेना सार्वजनिक क्षेत्र के केवल प्रत्यक्ष उपकरण के कुछ अंश परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही सरकार के हिस्से में बचे, ये लिख लेना आप, ठीक है। अब ऐसे करने से हमारे यहाँ उदारीकरण करने से क्या हुआ कि तमाम चीज़ें जो थी, जो लाइसेंसिंग प्रणाली इन पर कठोर रूप से बनाई गई थी, वो सब अब लाइसेंस से मुक्त हो गई। यानी हमने 6 कैटेगरी जो थी वो लाइसेंस पर रखी, बाद बाकी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग यहाँ पर लिखी गई है वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र सुधार का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि हमने जो विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, यानी पहली बात हमारे यहाँ पहले FDI वगैरह नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं था, यानी विदेशियों का निवेश नहीं होता था। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो तमाम फर्म्स वगैरह हैं, इनके शेयर वगैरह खरीद फरोख्त, शेयरों की शेयर वगैरह बेचे जाने की जो प्रक्रिया थी वो भी नहीं होती थी, ठीक है। तो अब हमने वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, यानी भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और NSE, 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है देश में कि जो इनकी सूची में सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके शेयरों की ये खरीद फरोख्त करवाते हैं, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये ब्रोकर हैं, यानी कि ये दोनों जो जगह हैं, ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से ब्रोकर हैं, दलाल टाइप हैं। इनका काम ये है कि कंपनियों में पैसा लगवाना, कंपनियों में शेयर बेचना, ठीक है, उनके शेयरों की हैंडलिंग करना, ये इनका काम है, ठीक है। यानी इनमें जो कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं उनमें लोग पैसे लगाते हैं, और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है तो उस ग्रोथ का कुछ ना कुछ मुनाफा जो पैसे लगाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी मिल जाता है, ठीक है। एक आसान शब्दों में समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये यही काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए क्या होता है कि विभिन्न कंपनियों के आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये BSE और NSE इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि ये नियमन करेंगे, ये बताएंगे कि भाई किसके शेयर ऊपर जा रहे हैं, किसके शेयर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में यही देखते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, वित्तीय क्षेत्र सुधार लिख लेना, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना कि वित्त के क्षेत्र में व्यवसायिक और निवेशक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं अब सम्मिलित हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। और भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन जो होता है वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। लिख लेना इसी में वित्तीय क्षेत्र में, इसी में अगला सब पॉइंट लिख लेना। देखिए रिजर्व बैंक ही यहाँ पर तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जो है जमा कर सकता है, ठीक है, और ब्याज दरें कितनी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। ये सब निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर RBI की है, ये बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए सुधार नीतियाँ जो आई, सुधार नीतियों में ये था कि भाई पहले जो तमाम बैंकें वगैरह थी, विदेशी बैंक वगैरह थी, उनको अनुमति नहीं थी। ये सुधार नीतियाँ जब आई तो RBI की जो गाइडलाइंस वगैरह थी, RBI के रूल्स रेगुलेशन थे, इनमें भी थोड़ी थोड़ी ढील दी गई, ताकि जो विदेशी बैंक वगैरह हैं वो हमारी देश में अपनी ब्रांचें वगैरह स्थापित कर सकें, हमारे यहाँ वो तंत्र स्थापित कर सकें, ठीक है। इनमें ढील दी गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर लिखा गया है सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया, ठीक है। यानी कि हमने RBI की जो स्ट्रिक्ट वाली गाइडलाइन थी उसमें थोड़ा ढील दी, जिससे कि हमारे यहाँ विदेशी बैंक वगैरह, विदेशी निवेशक वगैरह ये सब आ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैंकों में पूंजी थी, ठीक है, बैंकों की पूंजी में हमने जो FDI सम्मिलित किया RBI के जरिए, ठीक है, 1991 के बाद वो 50% यहाँ पे सीमा तय कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना अगला पॉइंट, यहाँ पर आप कौन सा पॉइंट आएगा, मैं तो पॉइंट भूल जाता हूँ बार बार, ये आपका पहले पॉइंट के तहत था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आप, सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, बैंकों को पूंजी में भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई, ठीक है। ये बैंकों की पूंजी में विदेशी इन्वेस्टमेंट की जो सीमा थी वो 50% कर दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो बैंक वगैरह थे उनको बाहर से, यानी देश के बाहर से भी फंड इकट्ठा करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। यानी लिखा है यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति, ठीक है, यानी अनुमति दे दी गई, ये लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात यहाँ पर लिखी है कि विदेशी निवेश संस्थाओं यानी FII और व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। यानी जो विदेशी निवेश संस्थाएं थी, व्यापारी बैंक थे बड़े बड़े विदेशों के, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो फंड वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर पेंशन कोष वगैरह होते हैं, इनको अपने देश में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना ये वाला, ठीक है। यानी ये चीज़ों को हमारे अनुमति दे दी गई। कहने का मतलब ये था कि RBI के जो पहले स्ट्रिक्ट गाइडलाइन RBI फॉलो करवा रहा था वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित, तो उन गाइडलाइनों में सुधार किया गया। उन गाइडलाइनों को, यानी स्ट्रिक्ट गाइडलाइनों को हटाकर हमने यहाँ पर थोड़ा उदार बनाया गया उन गाइडलाइनों को, ठीक है। अब यही बात यहाँ पे कही गई है, कर व्यवस्था में भी सुधार किया उदारीकरण के तहत हमने। देखिए ये सब जो हेडिंग है आप लिख रहे हैं, ये सब उदारीकरण के तहत ही चल रही हैं हेडिंग है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी कि हमने कर व्यवस्था में भी थोड़ा सुधार किया, यानी कि हमने
जो कर व्यवस्था थी हमारी, जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली में पहले क्या था कि जो कर वगैरह रखे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो कर वगैरह इतने ज़्यादा कठोर रखने की वजह से क्या होता था कि तमाम लोग करों को, यानी करों की जो प्रक्रिया है उससे बचने के लिए गलत आंकड़े प्रदर्शित करते थे। ठीक है, उन आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करते थे, तो ऐसे करके सरकार को राजकोषीय घाटा होता था। कर्ज यानी कि हमें जो कर वगैरह कर की वसूली होती नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ कि भाई जब करों वगैरह में सुधार किया गया तो उससे क्या हुआ, आम जन को भी लगने लगा कि नहीं, अब तो जब कर वगैरह जो है एक पारदर्शी रूप में हमसे लिए जा रहे हैं तो हमें भी अब कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके सरकार को राजकोषीय रूप में ये सब चीज़ें प्राप्त होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कर के बारे में कि इन सुधारों का संबंध सरकारी कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। कर व्यवस्था में सुधार वाली नीतियों को राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष कर, ठीक है, पहला है इसमें प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो व्यक्तियों की आय, ठीक है, इससे डायरेक्ट लिया जाता है, यानी आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, इसी में लिख लेना आप कि 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतरता कमी की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कर जो है यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर एक कर और निगम कर है, यानी कि जो किसी निगमों पर लगाए जाते हैं। यानी कि निगम करों की जो दर पहले बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, जो कंपनी फर्म वगैरह पर लगाए जाते थे उनको कम कर दिया गया। तो ये लिखना नहीं यहाँ पर। अब देखिए अगला जो कर है यहाँ पर, सेकंड सब पॉइंट, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों में क्या था, ठीक है, यानी कि जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाए जा रहे थे इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, तो उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को साझे एक राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके, ऐसे कर लगाए गए जैसे जीएसटी। ठीक है, यानी कि डबल टैक्स या टैक्स के ऊपर टैक्स वाली जो सिस्टम आप देखते आ रहे थे कि भाई मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी क्यों लगाया गया। अब मान लेते हैं एक, यानी कि आपने गेहूं मार्केट में बेचा, यानी 20 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं मार्केट में बेचा। ठीक है, अब गेहूं पर आप पर यहाँ पर मान लीजिए 5 रुपये का टैक्स लग गया। ठीक है, यानी बेचने यानी कि जिसने खरीदा है उसको 5 रुपये टैक्स देना पड़ा। ऐसे करके गेहूं की कीमत क्या होगी, 25 रुपये हो गई। ठीक है, अब ऐसे में गेहूं जो खरीदने वाला जो है यहाँ पे आड़त वाला है व्यक्ति, उसने किसी विनिर्माण कंपनी को भेजा, बिस्किट वाली कंपनी को भेजा, उस पर भी उसने टैक्स लगा के दे दिया उसे। ठीक है, तो ऐसे करके गेहूं की कीमत हो गई वहाँ पहुँचते 35 रुपये, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। ठीक है, अब बिस्किट निर्माण या ब्रेड निर्माण कंपनी ने फिर से अपना उत्पाद तैयार किया और संबंधित उत्पाद पर फिर से टैक्स लग गया। तो जीएसटी क्या करता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, जो डबल टैक्स वाला सिस्टम है उसको खत्म करता है। यानी कि आप गेहूं की खरीद पर एक बार टैक्स दे चुके हैं तो खत्म बात। ठीक है, अब इसके आगे आपको टैक्स नहीं देना है, अब आपको फाइनल उत्पाद जो बन जाएगा उसके बाद ही टैक्स देना है। तो ऐसे करके कीमतों में कमी आ जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए एक सुलभता प्रदान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि जीएसटी के तहत हमने फिर बाद में ये किया। ठीक है, यानी यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, थर्ड पॉइंट आप नोट करा है कि हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 ये कानून पारित कर दिया गया और ये जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, इसके द्वारा क्या हुआ कि देश में अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी और कर वंचन कम होने के साथ साथ एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार के निर्माण होने की जो है आशा होने लगी यहाँ पर। यानी कि अब क्या होने लगा, पहले क्या था हर जगह टैक्स लग रहा था, अब आपको केवल एक जगह टैक्स चुकाना है, यानी उसी से हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी सरकार। तो ऐसे में टैक्स के ऊपर टैक्स जो चढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें बचत हुई, समय की भी बचत हुई। ठीक है, करों के जो टैक्स का जो सिस्टम था लोगों की समझ में नहीं आता था कि भाई हम तो अभी फलानी जगह टैक्स दे चुके हैं, अब यहाँ भी टैक्स दें, यहाँ भी टैक्स दें, जो उत्पादों की लागत बढ़ती जाती थी तो वो लागत अब कम होने लगी। तो बात यहाँ पर वही कही गई है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर होता है डीएसटी वाला। आगे बात करते हैं विदेशी विनिमय सुधार। देखिए विदेशी विनिमय सुधार में यहाँ पे लिखा गया है कि हमने 1991 के बाद अपने भुगतान संतुलन के लिए अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब ये होता है, मैं एक आसान शब्दों में समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमारी मुद्रा का मूल्य, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यूएसए से। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि अभी देखिए अभी तो उल्टा चल रहा है, अभी तो हमारे यहाँ यानी कि $1 जो है रुपए की तुलना में रुपए के बराबर, यानी $1 जो है 75 रुपये के बराबर है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर $1 जो है वो $75 के बराबर है। $1 जो है $75 के बराबर है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति $75 खर्च करेगा तब उसे $1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या यूएसए वाले व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हम लोग एक कॉमन सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर
कि आपके बगल में जो एक नेपाल देश है, आपके बगल में भूटान देश है, ठीक है। अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो भारतीय रुपया होता है लगभग 100 रुपये जो होते हैं, उससे वहाँ पर हम लोग लगभग 120 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा की वैल्यू हमारी की तुलना में कम है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं अपने रुपये से, ठीक है। अब मान लो वही चीज़, यानी हम अपने 100 रुपये से वहाँ पर मान लीजिए 10 रुपये का सामान भी नहीं खरीद पाएँ, ठीक है, 10 रुपये की लागत का भी सामान ना खरीद पाएँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम ऐसी जगहों को जाने के बचेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, अपने रुपए का अवमूल्यन कर दिया, अपने रुपए की जो कीमत थी, अपने रुपए का जो वास्तविक कीमत थी उसको घटा दिया, ठीक है, अवमूल्यन कर दिया। यानी कि जो तमाम विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो उसके संदर्भ में हमने अपने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। तो अवमूल्यन करने से सबको लगने लगा कि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अपने $1 के मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके लोग आकर्षित हुए हमारी ओर, ठीक है। यानी अवमूल्यन का अगर अर्थ देखें हम, तो यहाँ पर यह है कि जब किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्रा से कम कर दिया जाए, ताकि हमें जो है इन्वेस्टमेंट एंड निवेश को बढ़ावा मिल सके, इसे हम अवमूल्यन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे किया, जैसा कि मैंने एग्जांपल देखो आपको समझाया अभी, ठीक है। लिख लेना आप, 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए हमने अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया, ठीक है। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन की वृद्धि हुई, ठीक है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर एक चीज़ और करी, पहले जो मुद्रा का अवमूल्यन या मुद्रा की वैल्यू वगैरह थी, वो हम भारत निर्धारित करता था कि हमारी मुद्रा की वैल्यू ये रहेगी वो या वो रहेगी। अब हमने वो भी चीज़ें हटा ली, वो भी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण उस पर से हटा लिया। अब हमने जो विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो मुद्रा की वैल्यू है, हमारी मुद्रा की वैल्यू है, वही वैल्यू हमने माने रखी। जैसे आप वर्तमान में अभी देख रहे होंगे कि आपके, जैसे आप डेली अभी देखते होंगे कि $1 के मुकाबले कहीं रुपया 75 रुपये तक पहुंच जाता है, 76 पहुंच जाता है। तो ये जो वैल्यू निर्धारित करने हम नहीं कर रहे हैं निर्धारित, ये विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धारित हो रही है। यानी हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारे यहाँ की कंपनियां हैं या हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसका कितना योगदान हो रहा है, वो कितना योगदान दे पा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की मुद्रा की वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। हम नहीं कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, हम लोग करते थे मुद्रा की अपनी वैल्यू तय, कि हमारे रुपये की वैल्यू इतनी रहेगी, हम कम किसी से कम थोड़ी ना है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई हम अब विश्व की अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये नीतियाँ अपनाई हुई हैं, ठीक है। तो अब ये लिखा गया है, इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रूप के रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। यही बात जो मैंने बताई वही हुआ यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और निवेश नीति में सुधार हुआ, ठीक है। अब जैसे व्यापार निवेश नीति में सुधार कैसे हुआ कि भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए जो आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीति अपना रहा था, ठीक है, जिसके लिए उसने कड़े प्रशुल्क वगैरह लगाए थे, यहाँ पर कोटा वगैरह निर्धारित किया था, उस नीतियों को हटा दिया गया, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा गया जो यहाँ पर प्रशुल्क दरों में हमने कटौती की, इसके अलावा आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके अलावा केवल हानिकारक और पर्यावरण संबंधी जो उत्पाद थे, उद्योग थे, उनको लाइसेंस छोड़कर, ठीक है, अन्य सब पर आयात लाइसेंस की व्यवस्था हमने समाप्त कर दी। यानी हमने कोई बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, अगर वो पर्यावरण को हितैषी नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसी चीज़ को हमने लाइसेंस की कैटेगरी में रखा, बाद बाकी को हमने लाइसेंस से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर अब आप लिख लेना, यहाँ पर इसी में पॉइंट में, यानी कि व्यापार और निवेश नीति में सुधार में आप लिख लेना यहाँ से लेकर पहला पॉइंट, ठीक है। यानी प्रशुल्क दरों में कटौती और, ठीक है, की समाप्ति हो गई। दूसरी बात यह है, सेकंड पॉइंट, हानिकारक और पर्यावरण संबंधी जो चीज़ें थी, सेकंड पॉइंट लिख लेना, यानी हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नोट कर लेना, वहीं भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया है। यानी पहले हमारे यहाँ भारी भरकम निर्यात शुल्क लगाया गया था, उस चीज़ से भी हमने अपने यहाँ की वस्तुओं को मुक्त कर दिया। यानी हम लोग अपनी चीज़ें बाहरी बाजार में, विदेशी बाजार में बिना किसी शुल्क चुकाए अपने देश में बाहर बेच सकते थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब उदारीकरण के आपने जो आयाम थे वो देख लिए आपने। उदारीकरण से हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। उदारीकरण के आपने आयाम हेडिंगों के रूप में, यहाँ पे छोटी छोटी हेडिंगों के रूप में आपने यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं निजीकरण की, यानी प्राइवेटलाइजेशन की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, इसका साफ साफ तात्पर्य ये निकल के आता है कि सार्वजनिक उपक्रम जो है, इनका स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के द्वारा त्याग दिया जाए, ठीक है। अब सरकार जो है यहाँ पर दो तरह से यहाँ पे अपनी स्वामित्व को त्याग रही है। बताया गया है कि सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। पहला प्रकार यहाँ पर है कि सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, यानी सरकार जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनसे बिल्कुल बाहर हो गई, ठीक है। या फिर
अगला यहाँ पर ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे सीधे बेच देना, यानी हम अपनी कंपनियां डायरेक्ट बेच दे रहे हैं, बोली लगा दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप ये पूरी कंपनी खरीद लीजिए। दूसरे में स्थिति ये है, पहली वाली में स्थिति ये है कि हमने कुछ लीज पर या फिर कुछ समय के लिए अनुबंध के तहत हमने कंपनी का अपना जो दायित्व है वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप दिया है। ठीक है, अब अगली कंडीशन ये आती है कि हमने पूरी तरह से अपना दायित्व खत्म कर लिया और सीधे सीधे प्राइवेट हाथों में बेच दी कंपनी। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है थर्ड पॉइंट कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण का विनिवेश कहा जाता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, यानी शेयर वगैरह हमने बेचकर और उसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है उसके जो शेयर वगैरह बेचकर, ठीक है, निजीकरण को कर रहे हैं, उसे हम विनिवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कि नई नीतियों के तहत क्या होता है, अगर आपने पढ़ी है नीतियाँ, अगर जो कोई यहाँ पर अगर बिलोंग करता हो, बीकॉम वगैरह जिसने किया हो, बीबीए वगैरह किया हो, तो वो जानता होगा। यानी किसी कंपनी में जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है, ठीक है, उसका ही मालिकाना हक होता है। ठीक है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है किसी कंपनी में, उसी का मालिकाना हक रहता है। यानी मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा टाटा जो है, टाटा कंपनी है, उसके बारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि टाटा में शेयर उस समय जो थे साइरस मिस्त्री के ज़्यादा थे। ठीक है, साइरस मिस्त्री का नाम काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने सुना होगा साइरस मिस्त्री के बारे में, नहीं सुना हो तो आप गूगल कर लेना। साइरस मिस्त्री के शेयर जो थे टाटा में 29% थे। उस हिसाब से कार्यकारी निदेशक के रूप में साइरस मिस्त्री को चुने जाना था। क्योंकि साइरस मिस्त्री से क्या हुआ कि वहाँ पर जो बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का थे उनसे मतभेद हो गया, जो आपके रतन टाटा जी हैं उनसे उनकी पटरी नहीं खाई, तो बाद में कुछ सरकार के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाए गए कि साइरस मिस्त्री को अलग कर दिया गया। लेकिन हकीकत में ये होता है कि साइरस मिस्त्री के हाथ में कमान आने वाली थी टाटा की। ठीक है, यानी पूरी कमान जो टाटा कंपनी की वो साइरस मिस्त्री के हाथ में आने वाली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर साइरस मिस्त्री के ही थे। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी नीतियाँ बनी कि साइरस मिस्त्री को हमें साइड में करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि रतन टाटा जी जिंदा हैं अभी और रतन टाटा जी की उनसे पटरी नहीं खाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप साइड में हो जाइए, अपने शेयर जो है जो आपने शेयर इन्वेस्ट किया उनका हिस्सा कम कीजिए। ठीक है, हम अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी जिसका शेयर जितना ज़्यादा होता है किसी कंपनी में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए सरकार का शेयर अभी 51% का है और सामने वाले का 49% का है, तो स्वामित्व का अधिकार जो होगा, प्रबंधन का अधिकार सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, यानी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, इस शेयरों की बिक्री के माध्यम से जो है इसको विनिवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर हैं यानी सार्वजनिक उपक्रम हैं, इनको डिवाइड कर लिया। यानी कुछ पब्लिक सेक्टर के उपक्रम जो हैं वो सरकार के अधीन है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जो हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अगर देखा जाए अभी तो हमारे यहाँ 8 कोर सेक्टर हैं, यानी गवर्नमेंट के अभी जो कोर सेक्टर हैं वो 8 हैं। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ कोर सेक्टर जो हैं वो 8 हैं। 8 कोर सेक्टर हमारे यहाँ कौन कौन से हैं उनका जिक्र मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यानी पहला जो कोर सेक्टर है क्रूड ऑयल है। सेकंड है आपका कोल है, कोयला है। तीसरा जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट है। ठीक है, चौथा नेचुरल गैस है। पांचवा फर्टिलाइजर वगैरह खाद वगैरह है। ठीक है, छठवां इलेक्ट्रिसिटी है। सातवां स्टील है। आठवां हमारे यहाँ सीमेंट है। ठीक है, यानी ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर कहे जाते हैं। ठीक है, और वहीं हमारे यहाँ बात करें, हमारे यहाँ जो कंपनियाँ हमने डिवाइड कर ली हैं, महारत्न, नवरत्न, इन कंपनियों ने डिवाइड कर ली हैं। तो सबसे बड़े उपक्रम जो सरकार के अधीन में हैं, जिन्हें PSU बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन बोला जाता है। ठीक है, उन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में आपके देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, जिसमें मैं नाम गिना दे रहा हूँ 10 महारत्न कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए यहाँ पर पहला नाम आता है भेल का। ठीक है, भेल की मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर आता है BPCL का। ठीक है, यानी BPCL है। BPCL का मतलब होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर आता है CIL का, यानी कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर HPCL का, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, IOCL का आता है, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा NTPC का आता है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ONGC का आता है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी PGCI का आता है। ठीक है, PGCI करके है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर सेल का आता है नाम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे करके 10 हमारे यहाँ महारत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 14 जो हैं वो नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, और फिर छोटी छोटी कंपनियों की लिस्ट तो लंबी है।
ठीक है। फिलहाल आपकी जो महारत्न कंपनियां होती हैं ये डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में होती हैं, यानी जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, यानी कि जो आपकी कोर उद्योग वाली कंपनियां बोल सकते हैं हम, आपकी जो आपके 8 कोर उद्योग आपने अभी देखें, तो वो कंपनियां जो है मोस्टली कोर उद्योगों से संबंधित कंपनियां हैं। तो ये महारत्न कंपनियां हैं, यानी इनके शेयर वगैरह सरकार बेचती है, तो उन्हें ध्यान में रखकर बेचती है कि ज़्यादा ना बेच दिए जाएँ या एक बैलेंस करके बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, यानी कि यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, यानी सरकार ने ऐसा नहीं है इनके शेयर नहीं बेचती, इनके शेयर बेचे जाते हैं लेकिन एक लिमिट में बेचे जाते हैं, क्योंकि सरकार का सब कुछ निर्भर इन्हीं पर होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी उपक्रम है ये, ठीक है। महारत्न कंपनियां पूरी सरकार की अर्थव्यवस्था जो इन्हीं पर निर्भर होती है, ठीक है, सरकारी तौर पर। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें नोट कर लेना आप, चौथा पॉइंट, कि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। यानी कुछ सार्वजनिक उपक्रम जो थे गवर्नमेंट को उन्हें दर्जा दे दिया गया कि कौन कौन से महारत्न में आएंगे, कौन कौन से लघुरत्न में आएंगे, कौन कौन से मिनी रत्न में आएंगे, ठीक है। तो वो दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, ये निजीकरण के जरिए हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली अवधारणा जो है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरा समूचा विश्व एक व्यापार है, विश्व एक बाजार है, ठीक है। यानी हमें पूरे समूचे विश्व को एक बाजार मान के चलना है और हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम विश्व से कटे कटे रहें, विश्व से अलग रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व के संदर्भ में उसे लाके खड़ा करना है, एकीकृत करना है, तभी हम वैश्वीकरण की अवधारणा को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर वही लिखा गया है पहला पॉइंट, कि यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी कि हम यानी अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को वैश्विक श्रेणी की अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर दें तो वो वैश्वीकरण हो जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ कोरिया का, उत्तरी कोरिया जिसे कहते हैं हम। तो उत्तरी कोरिया ने वैश्वीकरण की अवधारणा को स्वीकार ही नहीं किया, तो उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है उत्तरी कोरिया को। उत्तरी कोरिया में आप देख रहे होंगे विकास की दर बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई नई कंपनियां जा रही हैं, ना ही वहाँ पर नई प्रौद्योगिकी पहुँच रही है। तो ऐसे में वो उत्तरी कोरिया जो है विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ गया। और वहीं वो देश जिन्होंने वैश्वीकरण में हिस्सा ले लिया, वैश्वीकरण का अंग बन गए, वो देख रहे होंगे आप, तमाम देश जो हैं आज प्रतिस्पर्धा में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान अर्जन करने को मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर हम संकुचित मानसिकता के दायरे में हैं तो हमें वो सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। वही बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है कि यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के जो अतिक्रमण है, यानी कि हम एक देश से दूसरे देश में जाकर अपनी फर्में स्थापित करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी ज्ञान से साझा करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को भी उनका लाभ मिल सके, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसका लिखा गया है बाह्य प्रापण, ठीक है। यानी कि बाहरी, यानी कि इसमें क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बाह्य प्रापण कौन कौन करता है, यानी कौन कौन सी कंपनियां बाहरी स्रोत या संस्थाएं इनका नियमन करती हैं, वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी बाहरी लोगों से क्या क्या प्राप्त होता है, बाह्य प्राप्ति में क्या क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, वैश्वीकरण की अवधारणा में मैं एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अमेरिका के डॉक्टरों ने आपकी जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के संदर्भ में कोई यहाँ पर मेडिसिन ऐसी ईजाद कर ली जो कोरोना के इलाज में सफल है, ठीक है। यानी उन्होंने वो इलाज का पैटर्न जो है कॉपी कर लिया, पैटर्न जो है बना लिया, कॉपी बोल रहा हूँ मैं, बना लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे उनसे संपर्क ही नहीं होंगे, उनसे हमारे संबंध ही नहीं होंगे, तो क्या वो अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी हमें देंगे कोरोना से लड़ने के लिए या बीमारी से लड़ने के लिए? नहीं देंगे। अगर हम वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में, वैश्वीकरण की अवधारणा में जुड़े होंगे तो क्या करेंगे, वो लोग भी अपनी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी ज्ञान उन्होंने परिष्कृत करके कौशल अर्जित किया है, उसको हमारे साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने यहाँ भी अपने मरीजों का इलाज कर सकेंगे उसी टेक्निक के जरिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि इसमें बाह्य प्रापण में क्या करती हैं, इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जैसे कि कानूनी सलाह बाहर से प्राप्त की जा सकती है, कंप्यूटर सेवा बाहर से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, वैश्वीकरण की अवधारणा में। तो ये सब चीज़ें हम बाहर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो लिख लेना इसी में, जैसे कि पहला पॉइंट करके, जैसा पहला पॉइंट है और पहले में इसी में ही, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, ठीक है, विज्ञापन सुरक्षा आदि। यहाँ पर लिखा गया है कि संचार के माध्यमों में आई क्रांति ने, सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सब सेवाओं को विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। यानी कि आप वैश्वीकरण के संदर्भ में जो आप गतिविधियां देख रहे होंगे, इसमें जब से संचार क्रांति आई है तो इसने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और ऐसे करके वैश्वीकरण के माहौल में हमें घुलने मिलने के लिए एक नया मंच तैयार कर दिया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। और ऐसे करके हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ हैं
इनको तत्काल आगे बढ़ाने में मदद मिली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पिछले अध्याय में दिया था क्लास 9-10 में, कि अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि तमाम सारी जो कंपनियां हैं, अपने कॉल सेंटर तमाम कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने अपने भारत में स्थापित किए हैं। भारत में स्थापित करने का उनका दो रीज़न ये हैं कि भारत सबसे ज़्यादा विश्व में अंग्रेजी बोलने वाला देश है, यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे यहाँ ही रहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सस्ती लेबर मिल जाती है, ठीक है, यानी सस्ते कामगार मिल जाते हैं कहीं किसी अन्य देशों के मुकाबले। तो उन्होंने अपने जो BPO सेंटर हैं, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स वाली जो कंपनियां हैं, वो हमारे यहाँ स्थापित करवा दी। कॉल सेंटर वाली कंपनियां हमारे यहाँ स्थापित करवा दी। ये हुआ कैसे? वैश्वीकरण की अवधारणा में हुआ, ठीक है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहा, सूचना प्रौद्योगिकी का रहा, ठीक है, जिसके जरिए हम पूरे विश्व के बाजार पर अपना एकीकरण कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर सामने रखी गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों, दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्या परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों से बाहर प्रसारित कर दिया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बताया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात कही गई है, जैसे मैंने कहा था कि निम्न मजदूरी की वजह से हमारे यहाँ तमाम विदेशी कंपनियों ने अपने कॉल सेंटर स्थापित करवा दिए हैं, बंगलुरु वगैरह में, पुणे वगैरह में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारों उपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया। यानी बाहरी लोगों को मदद करने का या बाहरी लोगों को सेवाएं प्रदान करने का एक विश्व स्तर का हमारे यहाँ को एक प्लेटफॉर्म बना दिया, गंतव्य बना दिया है। यानी ज़्यादातर हम लोग जो है विदेशी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है सस्ते मिल जाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल देकर भी मैंने समझाया था। यानी कि अगर मान लीजिए एक विदेश में, यानी अमेरिका में कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्ति को हमें $1000 देने पड़ेंगे। यानी हमारे विदेश में अगर एक कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्ति को $1000 का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं हमारे यहाँ, ठीक है, वहीं हमारे यहाँ $1000 में हम 7 व्यक्तियों से कॉल सेंटर का काम करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, ठीक है, रोजगार के साधन कम है। तो ऐसे में हमारे यहाँ लेबर जो सस्ती मिल जाती है। तो ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को क्या हो रहा है भाई? लागत बच रही है उसकी। दूसरी बात, काम उसका पूरा हो रहा है, ठीक है, यानी अंग्रेजी बोलने वाला देश है हमारा भारत, तो उसे ये लोग भी मिल जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से वो असिस्ट कर पा रहा है पूरे विश्व को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा है, अगला है विश्व व्यापार संगठन। वैश्वीकरण के दौर में आपके जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसका पहले नाम था, ठीक है, यानी गेट कहा जाता था जिसे, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के नाम से था, इसको बाद में बदलकर विश्व ट्रेड यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका गठन 1995 में कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात कही गई है विश्व व्यापार संगठन के बारे में, ठीक है। इसकी जो गेट की संरचना हुई थी वो 23 देशों ने मिलकर की थी, ठीक है, 1948 में की थी। और इनका उद्देश्य यही था, देखिए लिख लेना विश्व व्यापार संगठन के बारे में, कि व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, ठीक है, यानी यहाँ पर इसका मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पर यही है इसका मतलब। तो इसके बाद में जो है इसमें क्या क्या किया गया, इसका नाम 1900 बदल दिया गया, ठीक है। तो इसकी रचना जो है यानी इस महासंधि की रचना विश्व व्यापक प्रसार के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी, गेट की संरचना, ठीक है। इनका ध्येय क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना, ठीक है, ये बात इनका उद्देश्य था। और विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है अभी? इनका ध्येय ऐसा है कि ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें कोई भी देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमें ये महसूस होने लगा वैश्वीकरण के दौर में कि हम कोई ऐसा नियामक, ऐसी कोई संस्था गठित करें जो सभी के ऊपर एक कॉमन रूल बनाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मान लो चाइना ने तो कह दिया कि चाइना से हमारा एग्रीमेंट हो गया, चाइना तो कह दिया भाई हम आपके यहाँ अपने देश में अपना उत्पाद भेज दे रहे हैं, आप प्रशुल्क मत लगाइए, हमने प्रशुल्क नहीं लगाया, और वहीं हम अपना उत्पाद चाइना को भेज रहे हैं, चाइना ने उस पर भारी प्रशुल्क लगा दिया। तो ये कहाँ की बात हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का निराकरण करने के लिए हमने एक संस्था जो है विश्व व्यापार संगठन, जिसके जरिए जो लोग संबंधित देश जुड़े हुए हैं वो इसके नियमों का पालन करते हैं व्यापार के संदर्भ में, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या हुआ कि हमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाने को मदद मिली। वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का विनिमय भी हमने स्थान कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और सभी सदस्य देशों ने प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर अपने बाजारों को सदस्य देशों के साथ खोलकर कर दिया। यानी इसके नियमों ने क्या कर दिया? और उदार कर दिया। यानी विश्व व्यापार संगठन के जो नियम थे, उन नियमों के जरिए तमाम देशों ने जो भारी भारी कस्टम शुल्क लगा रखे थे, यानी भारी भारी जो शुल्क लगा रखे थे, उन शुल्कों को हटा दिया, जिससे कि सभी देशों के साथ व्यापार एक सुचारू रूप से चल सके। यानी व्यापार बिना किसी जो है दबाव में आकर, बिना किसी प्रेशर में आकर व्यापार जो सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। यानी एक गतिमान अर्थव्यवस्था क्रिएट हो सके। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर भी कहा गया कि भारत ने भी व्यापार के उदारीकरण की प्रतिबद्धता को बनाए रखा, इसलिए उसने आयात पर से अनेक परमाणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्कों की दरों को भी कम कर दिया। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर देखी आपने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद, और आप जानते भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ आलोचकों ने इसकी जो है आलोचना भी की, यानी हम लोग जब WTO के सदस्य प्रदेश बन गए तो इस बात की कुछ हमारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना भी की। उन्होंने ये कहा कि WTO तो केवल और केवल जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, तो इनके प्रति प्रतिबद्ध रहता है, ये हमारे विकासशील देशों पर तो बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सही रहा। तो ऐसे करके सबके अपने अपने मत थे। ठीक है, अब देखिए हमने एक समीक्षा की है कि हमारी अर्थव्यवस्था की सुधारकालीन समीक्षा कि हमने क्या क्या अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किए, क्या क्या हमने जो 1991 के बाद जो हमने परिवर्तन किए उससे हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरह की गति मिली, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं हमारे, वो किसी भी अर्थव्यवस्था का, जो आपको कल भी पढ़ा था आपने, कि किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन जो होता है वो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा करते हैं मापन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सकल घरेलू उत्पाद था, ठीक है, 1980-91 में वो 5.6% से बढ़कर 2007-12 के दौरान 8.2% तक हो गया। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी, जो हमारी जो कृषि थी, ये आपके सामने टेबल है कि आप देख पा रहे हैं कृषि में कितनी वृद्धि हुई, 3.6% की हुई है यहाँ पर। ठीक है, 1980-91 में 92 से लेकर सन 2001 तक 3.3% की वृद्धि देखी गई। फिर सन 2002 से लेकर 7 तक 2.3%। ठीक है, यानी कृषि में जो कहीं ना कहीं वृद्धि है वो कम देखी गई है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 14-15 में अगर देखें, ठीक है, 14-15 तक के आंकड़े हैं यहाँ पर, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रेषित आंकड़े हैं, यहाँ पे और ज़्यादा कमी देखी गई है। यानी हमारा जो कृषि सेक्टर है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। वहीं हम जो सेवा सेक्टर देखा, तटीय सेवाओं वाला सेक्टर जो है हमारा, वो आज की डेट में सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं अपनी, यानी GDP में योगदान जो है हमारे सेवा सेक्टर का ज़्यादा होता जा रहा है, वहीं कृषि सेक्टर का योगदान कम होता जा रहा है। वहीं निर्भरता जो है वो कृषि सेक्टर पर ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये बातें हम कल भी पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले नोट करते जाएंगे आप कि सकल घरेलू उत्पाद में, ये यहाँ लिख लेना आप, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। ठीक है, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है, 2012-15 की अवधि में हमने विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से यहाँ पे होने वाली वृद्धियों में रुकावटें आई। ठीक है, वहीं जो हमारा जो कृषि क्षेत्र था 2013-14 में कृषि की वृद्धि में बढ़ोतरी आई, और वहीं बाद के वर्षों में इसकी वृद्धि जो थी वो दर ऋणात्मक में हो गई है। यानी आप देख पा रहे होंगे पहले इसमें थोड़ी वृद्धि भी आई कृषि क्षेत्र में, लेकिन बाद में इसकी दर जो है 2013-14 में इसकी वृद्धि जो है बढ़ी एक बार फिर से 4.2% तक पहुंच गई, लेकिन फिर जो 14-15 में पहुंचे तो इसकी वृद्धि जो थी वो ऋणात्मक में चली गई, यानी नीचे चली गई, बहुत बिल्कुल नीचे चली गई वृद्धि। ठीक है, ऋणात्मक में चली गई। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, तो आप यहाँ पर लिख लेना ये वाला पॉइंट, ये कृषि से संबंधित है आंकड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सेवा क्षेत्र की बात करें, पांचवा पॉइंट, सेवा क्षेत्र में 2014-15 के समग्र घर यानी 2014-15 के GDP की वृद्धि से भी अधिक। ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर 10.3% रिकॉर्ड किया गया 2014-15 सेवा क्षेत्र में। सन 2015 में अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर 10.3% रिकॉर्ड किया गया। यानी ऊपर आप टेबल में देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप देखने को मिली वृद्धि किसमें, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था FDI था, उसमें क्या सुधार आया, तो वो बात यहाँ पर लिखी गई है। आंकड़े देखिए यहाँ पर, इसमें सब आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ जो विदेशी निवेश था, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत निवेश दोनों ही निवेश शामिल थे, डायरेक्ट निवेश था एक तो, और दूसरा संस्थाओं में निवेश होने वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पर $100 मिलियन का अमेरिकी डॉलर रखा था। ठीक है, जो कि अब वर्तमान में ये 2016-17 तक $36 बिलियन के स्तर पर पहुँच गया है। यानी पहले क्या था, $100 मिलियन रखा था, लेकिन अब ये कितना पहुँच गया है, अब $36 बिलियन पहुँच गया है। ठीक है, यानी मिलियन डॉलर से काफ़ी बढ़कर बिलियन डॉलर में पहुँच गया है। ठीक है, वहीं भारत के जो आपका विनिमय रिजर्व है, ठीक है, इसमें 1990-91 में $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा हो रहा था। अभी वर्तमान में वो रिजर्व बढ़कर आपका $321 बिलियन तक पहुंच गया है। 2014-15 के आंकड़े ये हैं। ठीक है, लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। वहीं 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक भी माना जाता है। ठीक है, ये यानी कि अभी हमारे यहाँ जो रिजर्व है उसमें कितनी वृद्धि हुई है वो यहाँ आंकड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब जो वृद्धि हुई, ये सब वृद्धि में हाथ किसका रहा, सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा LPG अप्रोच का।
ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली अप्रोच की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दुख हमारे लिए ये है कि हमारा जो एग्री सेक्टर था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो उसकी स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है, ठीक है। यानी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को उभारने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उसके काफ़ी सारे रीजन है। पहला रीज़न हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से भी यहाँ पर दूसरी चीज़ और निकल के आती है, लोगों के पास जो जोत हैं, यानी कि खेतों का आकार है वो भी छोटा है। वहीं अमेरिका या फिर यूरोप के अगर बागान वगैरह, खेत वगैरह देखेंगे तो वहाँ एक आदमी के अंडर में 100 बीघे के बागान आते हैं, 100 बीघे, 200 बीघों के एक बागान है। तो वहाँ पर लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं खेती वगैरह में। लेकिन अपने यहाँ क्या इतने बड़े बड़े खेत किसी के पास हैं? इतने बड़े बड़े जोते हैं किसी के पास? नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, मध्यम और सामंत यानी कि सीमित किसान हैं यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो है कृषि क्षेत्र में उपेक्षित हो रहा है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं तो उन्हें यही लगता है कि हमें अपनी ज़रूरतें केवल पहले पूरी करनी है, बाद में कोई और नई चीज़ देखेंगे। और भाई जो बड़ी बड़ी जिनके पास जोते हैं, यानी 100 200 बीघे, 500 बीघे के फार्म टाइप बने हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग तो तैयार हो जाते हैं किसी नई खेती करने के लिए, कोई व्यवसायिक कृषि करने के लिए, वो तैयार हो जाते हैं, उनमें सुधार आ जाता है। लेकिन भारत के किसान जल्दी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है? पॉपुलेशन की है। तो इस वजह से हमारा कृषि क्षेत्र जो है पिछड़ता जा रहा है। अब वहीं बात करिए समृद्धि और रोजगार में हम कितना आगे बढ़ पाए। देखिए यहाँ पर जैसे ग्लोबलाइजेशन या अप्रोच जो आई, इसमें हमारा जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ हम लोग रोजगार सृजित नहीं कर पाए। रोजगार सृजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो रोजगार का संकेंद्रण था वो चुनिंदा कुछ उद्योगों तक सीमित रह गया, या सेवा क्षेत्र तक सीमित रह गया, आपका विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित रह गया, ठीक है। यानी कि ये कुछ जो थे क्षेत्र उन्हीं तक सीमित रह गया, और उनमें जो रोजगार के अवसर जो थे वो ज़्यादा नहीं थे। यानी सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर ऐसा नहीं है कि हर किसी को रोजगार मिल ही जाएगा, यानी कुछ लोगों को ही रोजगार मिलेगा, सभी को नहीं मिल सकता है। तो ऐसे करके हम रोजगार हमारे यहाँ नहीं बढ़ा, जीडीपी तो बढ़ गई हमारी यहाँ, रोजगार हमारे यहाँ नहीं बढ़ पाया, ठीक है। यानी लिख लेना, यद्यपि जीडीपी में संबंधित वृद्धि हुई, लेकिन समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। ये आपके सामने है। कृषि में सुधार, ठीक है, इन कृषि को कोई लाभ भी नहीं हो पाया, और समृद्धि दर कृषि की जो कम होती जा रही है। रीजन वही है कि इसमें हम तमाम तरह के जो हम यहाँ पे सहायकी प्रदान कर रहे थे, ठीक है, तो इनसे क्या हुआ? उत्पादन लागत बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। और उत्पादन लागत बढ़ने से क्या हुआ कि छोटे और सीमांत किसान थे, इन पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हमने तमाम आयात शुल्कों, कृषि उत्पादों से संबंधित आयात शुल्कों में जो कटौती कर दी। तो उनमें कटौती करने से क्या हुआ कि तमाम जो उत्पाद थे वो बाहर से लोग मंगाने लगे, ये तमाम कृषि उत्पाद जो है बाहर से आने लगे। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, आज के कल्चर में आप देख रहे होंगे, आप सभी लोग आप एक देख रहे होंगे अभी कि हम लोग पहले क्या होता था, लोग जैसे टोमेटो या टमाटर की चटनी वगैरह खुद से बना लेते थे, खुद से खा लेते थे। अब लोग क्या करते हैं, कई डिब्बा बंद जो उत्पाद है उन्हें प्रेफर करते हैं, केचप वगैरह, सॉस वगैरह इन्हें प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब चूंकि विदेशी कंपनियां जो हैं उन पर जब आयात शुल्क में उनकी जो छूट मिली हुई है उन्हें, यानी कि वो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ प्रशुल्क लगता है उनमें छूट मिली हुई है, तो वो जो अपने उत्पाद है हमारे यहाँ धड़ल्ले से भेज रही हैं, ठीक है। अब वहीं हमारे यहाँ के जो कृषि उत्पादक जो हैं, किसान हैं, जैसे टमाटर उपजाने वाले हैं, उनको सही से समर्थन मूल्य वगैरह नहीं मिल पा रहा है, उनको अपनी फसल का पूरी लागत नहीं मिल पा रही है, और ऊपर से जो उनकी फसल वगैरह है वो भी सही जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो उनसे हम अपने भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है, और वहीं जो विदेशी कंपनियां उन्हें इससे मुनाफा हो रहा है। मुनाफा ऐसे हो रहा है कि भाई वो इस छूट का फायदा उठा रहे हैं, छूट का फायदा उठाकर वो अपने उत्पाद को भारत में खपा रहे हैं, और भारत में खपत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, ठीक है। यानी कि अगला पॉइंट लिख लेना इसमें। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये तो उसका पॉइंट था कृषि में सुधार, पहला पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि उर्वरक साइकिल की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया, इसका छोटे सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लेना। थर्ड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेशी स्पर्धा यही है कि तमाम जो है खाद्य उत्पाद जो है विदेशों के हमारे यहाँ आ गए हैं, ठीक है, तो लोग उन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब वहीं अगर उत्पादन की बात करें, ठीक है, तो उत्पादन हमारा निर्यातोन्मुखी रहा है। निर्यातोन्मुखी का मतलब यह है कि हम हमारे भारतीय जो उत्पादक हैं वो वही फसलें उपजाते हैं जिनसे मुनाफा हो, ठीक है। यानी खाद्यान्न फसलों में कमी आई है, और हम जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलों की मात्रा बढ़ी है, यहाँ पर वही लिखा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था जो निर्यातोन्मुखी हो रही है, ठीक है, यानी आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों लिखा है के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों को बल दिया जा रहा है। नकदी फसलों को बल देने से क्या हो रहा है कि हमारी खाद्यान्न जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बाहर से चीज़ें आयात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हमारी कृषि जो है घाटे में चली जा रही है। उद्योगों में सुधार की बात करें
तो उद्योगों में सुधार आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि भारी कंपनियां जो अपने बेरोक हमारे देश में आती जा रही हैं, उनसे हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो कंपनियां अपने मनमाने तरीके से, ठीक है, यानी तमाम तरह की जो अपनी यहाँ पूंजी की स्थापना करके अपने मनमाने तरीके से हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपने ढंग से अपने संचालन कर रही हैं। इसके अलावा रोजगार वगैरह के जो अवसरों की बात कही जाए, ठीक है, चूंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं ज़्यादातर कंपनियां, बेसिक कंपनियां जो हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे यहाँ जीडीपी तो बढ़ रहा है उनकी वजह से, लेकिन हमारे यहाँ उनकी वजह से जो ह्यूमन लेबर है वो बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये बातें भी इसमें निकल कर आई हैं उद्योगों में सुधार में, ठीक है। यानी वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए खोल देने के लिए बाध्य हुए हैं। इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये सस्ते आयात क्या है कि बाहर से चीज़ें जो आ रही हैं बहुत सस्ती हैं, हमारे यहाँ उत्पादित होने की तुलना में जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती हैं। तो ऐसे में लोग हमारे यहाँ की चीज़ें ना लेकर विदेशी चीज़ें लेने के लिए प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सब बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट मत लिखना उद्योगों में सुधार के लिए, ये पॉइंट मत लिखना। आप विनिवेश पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट पर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कितना कितना रखा गया है। देखिए, हमने जो है सरकार जो है यानी कि प्रतिवर्ष सरकार कुछ ना कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए विनिवेश का कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है कि हम कितना इस साल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रुपया इकट्ठा करेंगे। सन 1991-92 में हमारे यहाँ, ठीक है, विनिवेश के द्वारा 2500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार का लक्ष्य, ठीक है, ये सरकार 3040 करोड़ से अधिक जुटा पाने में सफल रही। वहीं सन 2017-18 में लक्ष्य हमारा 1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का था, ठीक है, लेकिन हमने 1,57,000 करोड़ यहाँ पर हमने जमा कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है विनिवेश तो अच्छा खासा उगा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम उस विनिवेश को सही जगह से, सही तरीके से, सही जगहों पर लगा नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही लिखा गया है, यानी विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही इसे सामाजिक आधारित संरचना के लिए खर्च किया गया है। इसकी वजह से यानी कि हम विनिवेश तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम वो नीतिगत जो है यानी नीतिगत ढांचा उसे सुधार नहीं पा रहे हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें और कही गई हैं, जैसे कहा गया है सुधार और राजकोषीय नीतियाँ हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है, ठीक है। इन तमाम आर्थिक सुधार हुए हैं, इनमें जो सामाजिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक व्यय, इनकी वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के चक्कर में हमें ये करना पड़ा कि हम जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रहे थे, वो कल्याणकारी योजनाएं कहीं ना कहीं हमारी ठप्प हो गई, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो गए पैसे कमाने की लालच में। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ठप्प हो गई और उसका जन कल्याण पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो देखिए, ऐसे करके ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होते होते देखिए कुछ चुनिंदा पॉइंट्स है वो आपके माइंड में फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। वैश्वीकरण का हमारे यहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ा वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चूंकि हमारे पास इतने बड़े खेतों के आकार नहीं है, जोतें इतनी बड़ी नहीं है कि भाई उनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो किसान हैं वो किसी नई टेक्नोलॉजी को, नई किसी प्रौद्योगिकी को अपनाने से पहले 50 बार सोचते हैं, उसका मंथन करते हैं, ठीक है। और जब तक उन्हें कोई आर्थिक सहायता न मिले तब तक उसको लागू करवाने के लिए वो प्रयासरत भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में सरकार जो होती है वो कभी कभी उन्हें सहायता दे देती है, कभी कभी नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारी उद्योग सेक्टर वगैरह हैं या फिर विनिर्माण सेक्टर है या सेवा सेक्टर है, ये कुछ लोगों तक, चुनिंदा जो आपके कौशल प्राप्त लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं, ठीक है। यानी ये जो रोजगार है ये प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत की देश की जनसंख्या का आकार विशाल है। तो जनसंख्या विशाल होने की वजह से हमारे यहाँ सभी लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, सभी लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त भी नहीं है। तो ऐसे में ये सेवा क्षेत्र वगैरह के जो रोजगार हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में होकर रह गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कैसे हम लोग जो है आने वाली भावी पीढ़ियों को हम जो है रोजगार के सृजन के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवा पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, अब तक की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी वजूद बनाना था, वैल्यू बनानी थी। अब हमने विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना वजूद बना लिया, वैल्यू बना ली। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमें रोजगार सृजित करना है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास, आने वाली गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान हो आगामी वर्षों में कि भाई कोई और नीति लेके आए, जैसे 1991 की नीति लेके आए, वैसे आगे कुछ और नीति लेके आए जिसके जरिए रोजगार सृजन के अवसर बढ़े, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन के अवसर यहाँ पे क्रिएट हो पाए और भारत की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, ज़्यादातर चैप्टर इकोनॉमी के थियोरेटिकल ही हैं, वहाँ पर आपको पढ़ने से ज़्यादा समझाना पड़ता है मुझे, यानी नोट्स से ज़्यादा समझाना पड़ता है। अब देखिए, दो चीज़ें हो जाती हैं नोट्स में, या तो एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, या तो आप नोट्स बनवा लें, ठीक है, या फिर मैं समझा लूँ। तो यहाँ पर मुझे दोनों काम करने
पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।